इमरान, जूलिया सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील के साथ असवान के दारुल हुकूमत की एक रिहायशी कॉलोनी की एक कोठी के कमरे में मौजूद था। वो आज सुबह काफिरिस्तान से एक फ्लाइट के जरिए यहाँ पहुंचे थे और उन सब ने एक्रीमियन मेकअप किया हुआ था। ये कोठी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट स्मिथ ने उनकी पाकिस्तान से रवानगी से पहले हायर कर ली थी और इस बारे में तफसीलात चीफ तक और चीफ से इमरान तक पहुंच गई थी। स्मिथ असवान के एक हमसाया मुल्क में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट था और चीफ ने उसे हुक्म दे दिया था कि जब तक इमरान और उसके साथी असवान में रहे, स्मिथ भी वहीं रहे ताकि इमरान किसी भी वक्त किसी भी जरूरत के तहत उससे राब्ता कर सके। चुनांचे इमरान ने पाकिस्तान से रवानगी से कबल स्मिथ से खुद राब्ता कायम किया था और उसे तफसील से हिदायत दी थी। उसके बाद इमरान अपने साथियों समेत पाकिस्तान से काफिरिस्तान और फिर काफिरिस्तान से तवील हवाई सफर करके यहाँ पहुंचा था। स्मिथ ने उनका इस्तकबाल एयरपोर्ट पर किया था और वो उन्हें अपनी वैगन में साथ लेकर इस कोठी में छोड़ गया था। उन्हें इस कोठी में पहुंचे हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे और इन 2 घंटों में वो 2 बार हॉट कॉफी पी चुके थे। और पहले तो सब इसलिए खामोश रहे थे कि उन्हें मालूम था कि इमरान जब तक खुद न चाहे वो मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन अब 2 घंटों से इमरान जिस तरह इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था, उससे उनके अंदर बेचैनी पैदा होने लगी थी। क्या हम यहाँ हॉट कॉफी पीने आए हैं? तनवीर ने अचानक गुस्सीले लहजे में कहा। जूलिया कोल्ड कॉफी बनाने की भी माहिर है। तुम बेशक हॉट कॉफी की बजाय कोल्ड कॉफी पियो। वैसे भी तुम जैसे जूदरंज आदमी को कोल्ड कॉफी ही पीनी चाहिए। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तनवीर दुरुस्त कह रहा है। वैसे तुमने शायद कोल्ड की बजाय आइस कॉफी पी रखी है, जूलिया ने तनवीर की हिमायत में बोलते हुए कहा। इसी आइस कॉफी की वजह से तो तनवीर अभी तक इस औहदे जलीला पर फायज चला आ रहा है, वरना कब का मुनकिर नकीर को हिसाब किताब दे चुका होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सिवाय तनवीर के सब बेख्तियार हंस पड़े। किस औहदे जलीला की बात कर रहे हो तुम? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। एक ही तो औहदा ऐसा है जिसे औहदा जलीला कहा जाता है और वो है रकीब रूसिया। ओ सॉरी, रकीब रोज सफेद वाला, बल्कि रकीब रदसुर्ग। इमरान ने कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। ये जलीला कैसे हो गया? तनवीर शायद हुज्जतबाजी पर उतर आया था। तिकोन के दूसरे सिरे पर अली इमरान जैसा मर्द जलील जो मौजूद है, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा और इस बार तनवीर भी हंस पड़ा। तुम खौमखा हर्ब जीम साथ लगा रहे हो, इसकी बजाय जाल लगा लो तो तुम्हारी सही तारीफ हो सकती है, तनवीर ने कहा तो एक बार फिर कह कहे फूट पड़े क्योंकि तनवीर ने वाकई इंतहा खूबसूरत जवाब दिया था। उसने इमरान को मर्द जलील की बजाय मर्द जलील बना दिया था। तिकोन के तीसरे सिरे पर जूलिया है, जूलिया नहीं, इसलिए मजबूरी है, जीम ही लगाना होगी। इमरान ने फौरन ही जवाब दिया तो सब एक बार फिर हंस पड़े। अब यही बातें ही होती रहेंगी। हमें बताओ कि यहाँ असवान में हमारा क्या मिशन है? जूलिया ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। चीफ ने तुम्हें क्या बताया है? इमरान ने कहा। चीफ ने कहा था कि इमरान हमें ब्रीफ करेगा, जूलिया ने जवाब दिया। फिर तो मुझे सलमिंग सेंटर खोल लेना चाहिए ताकि इस ब्रीफिंग से कोई भारी रकम कमाई जा सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले इसने कभी बताया है जो बताएगा। चीफ न जाने क्यों हर बार हमें इम्तिहान में डाल देता है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। पास हो गए तो इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। तो इस बार सबके साथ साथ तनवीर भी हंसने पर मजबूर हो गया था। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने एक्रीमियन लहजे में कहा। स्मिथ बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल, दूसरी तरफ से स्मिथ की आवाज सुनाई थी। आयरन स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से स्मिथ बेख्तियार हंस पड़ा। जो मर्जी आए समझ ले मिस्टर माइकल, बहरहाल एक टिप मिली है, उससे ज्यादा मालूम नहीं हो सका, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या टिप है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा। लॉलिका का गोल्डन नाइट क्लब के मालिक वो जनरल मैनेजर मार्थर से खासा मेलजोल है, लेकिन उस मार्थर के बारे में बताया गया है कि वो असवान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है और गोल्डन नाइट क्लब भी असवान का इंतहाई बदनाम तरीन क्लब है, स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। क्या यह टिप दुरुस्त है? इमरान ने पूछा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या तुम रकम देकर मजीद मालूमात हासिल नहीं कर सकते? ऐसे क्लबों में तो दौलत का सिक्का चलता है, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, मैंने कोशिश की है लेकिन कामयाबी नहीं हुई। कोई किसी भी सूरत में जबान खोलने पर तैयार नहीं है, स्मिथ ने जवाब दिया।
ओके ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये लॉलिका कौन है? जूलिया ने इस बार हकीकी गुस्से भरे लहजे में कहा। जाहिर है औरत का ही नाम हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। गोल्डन नाइट क्लब का नंबर दे, इमरान ने कहा। सॉरी, वहां कोई नंबर नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। हैरत है, क्लब में फोन ही नहीं है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि वहाँ सैटेलाइट फोन होगा, आम एक्सचेंज का नंबर नहीं होगा, इमरान ने जवाब दिया तो सफदर ने इस में सर हिला दिया। तुमने बताया नहीं कि लॉलिका कौन है और तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? जूलिया ने कहा। हाँ, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें ब्रीफ कर दिया जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सब बेख्तियार चौंक कर सीधे हो गए। असवान में एक खुफिया सरकारी तंजीम है जिसका नाम डबल रेड है। इस तंजीम का एक सुपर एजेंट है जिसका नाम कर्नल सोबर्स है और लॉलिका उस कर्नल सोबर्स की बीवी है और खुद भी एक सुप्रीम एजेंट है, क्योंकि खवातीन हमेशा मर्दों के मुकाबले में सुप्रीम होती हैं। इमरान की जुबान बात करते करते एक बार फिर पटड़ी से उतरने लग गई थी। इमरान साहब प्लीज, सफदर ने उसे टोकते हुए कहा। मर्द प्लीज हो या ना हो, ख्वातीन वाकई सुप्रीम होती हैं। बहरहाल कर्नल सोबर्स लॉलिका और अपने दो साथियों समेत पाकिस्तान आया और उन्होंने इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करते हुए नेशनल लेबोरेटरी में दाखिल होकर रिकॉर्ड रूम से पाकिस्तान के दिफा के बुनियादी मिसाइल, जिसे एसएस क्रूज मिसाइल कहा जाता है, का फार्मूला उड़ा लिया। सफदर ने एयरपोर्ट पर जिन लोगों को मशकूक समझा था ये वही लोग थे। फार्मूले की फाइल लॉलिका लेकर फौरन एक्रीमिया रवाना हो गई और कर्नल सोबर्स वहीं रह गया। वो पाकिस्तान से काफिरिस्तान गया और काफिरिस्तान से एक्रीमिया पहुंच गया। कर्नल सोबर्स की काफिरिस्तान से रवानगी का इल्म तुम्हारे चीफ को हो गया। उसने एक्रीमिया में फॉरेन एजेंट ब्रॉडवे की ड्यूटी लगाई कि कर्नल सोबर्स को कवर करे। उस वक्त तक ख्याल यही था कि फाइल कर्नल सोबर्स के पास होगी। ब्रॉडवे ने उसको कवर किया, उसकी तलाशी ली गई, लेकिन फाइल उसके पास न था। बहरहाल कर्नल सोबर्स ब्रॉडवे के आदमियों को हलाक करके निकल जाने में कामयाब हो गया, लेकिन उससे ये बात तय हो गई कि फाइल लॉलिका ले गई है। इसलिए अब हम यहाँ आए हैं ताकि लॉलिका से मालूम किया जा सके कि उसने फाइल किसके हवाले की है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। जाहिर है इमरान साहब कि ये फाइल उसने डबल रेड के चीफ को दी होगी, सफदर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े। तुम्हारा ऐसा ख्याल क्यों है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। जहां तक तुम्हारे चीफ ने तहकीकात की है उससे जाहिर होता है कि फाइल असल में इसराइल हासिल करना चाहता था, लेकिन उसने खुद सामने आने की बजाय असवान की डबल रेड को सामने किया है। लेकिन जिस तरह उन लोगों ने फाइल को पाकिस्तान से निकाला है उससे लगता है कि लॉलिका ये फाइल लेकर असवान नहीं पहुंची होगी, बल्कि असवान से पहले ही उसने उसे किसी के हवाले कर दिया होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से असवान आने की बजाय नाराक आई है। और तुम्हें मालूम है कि इसराइल का सिफारत खाना एक्रीमिया में विलिंगटन में नहीं बल्कि नाराक में है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उसने ये फाइल नाराक में इसराइल के सिफारत खाने के किसी अहदेदार को दी है, इमरान ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है इमरान साहब, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में हम नाराक जाकर उस सिफारत खाने से मालूमात क्यों ना हासिल कर ले, इस बार कैप्टन शकील ने कहा। इस तरह इसराइल को यकीनन इत्तला मिल जाएगी और फिर इसराइल में दाखिले के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, इमरान ने कहा। अगर ये फाइल इसराइल ने हासिल की है तो फिर इसराइल को वैसे ही मालूम होगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उसके पीछे आएगी, सफदर ने कहा। तुम्हारे चीफ ने इस पर भी काम किया है। इसराइल में फिलिस्तीनी ग्रुप के जरिए मालूमात हासिल की गई हैं, लेकिन इसराइली एजेंटों को अलर्ट होने की कोई हिदायत नहीं दी गई, वरना ऐसा लाजमन होता। इससे जाहिर होता है कि फाइल इसराइल नहीं पहुंची, बल्कि इसराइल से बाहर किसी इसराइली लेबोरेटरी में बराह रास्त पहुंचाई गई है, इसलिए उसका सुराग लॉलिका से ही आगे बढ़ सकेगा, इमरान ने जवाब दिया। तो इस बार सबने इस में सर हिला दिए। अब उस मार्थर से क्या मालूम करना है, जूलिया ने कहा। उस लॉलिका के बारे में मालूमात हासिल करनी है। डबल रेड को इस कदर खुफिया रखा गया है कि स्मिथ बावजूद कोशिश के उसका मामूली सा सुराग भी नहीं लगा सका। कर्नल सोबर्स का भी सुराग नहीं लगाया जा सका, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम यहीं रहो, मैं और तनवीर जाकर मालूमात हासिल कर लेते हैं, जूलिया ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। तो खामोश बैठा हुआ तनवीर यकलक चौंक पड़ा, उसका चेहरा खिल उठा था। मेरी तरफ से तो इजाजत है, लेकिन फिर तुम्हारी वापसी यहाँ नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। तो इस बार जूलिया और तनवीर के साथ साथ
सफदर और कैप्टन शकील भी चौंक पड़े। क्यों? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। इसलिए कि तुमने वहां जो कुछ करना है उसके नतीजे में पुलिस ने हरकत में आ जाना है, और यहाँ की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस जैसी नहीं है। उसने पूरे शहर की नाकाबंदी कर देनी है, और अगर तुम यहाँ आए तो फिर हम भी साथ ही उसके शिकंजे में फंस जाएंगे। इमरान ने कहा, ऐसे कल्बों में तो गोलियां चलती ही रहती हैं और कत्ल व गारत भी होती रहती है, फिर पुलिस क्यों आएगी? जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो तो आम हालात होते हैं, लेकिन तनवीर साथ हो तो फिर आम हालात नहीं रहते, खास बन जाते हैं। जब गोल्डन नाइट क्लब में कत्ल आम होगा तो फिर लामहला पुलिस को आना ही पड़ेगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैं अहमक हूँ? क्यों? तनवीर ने फनकारते हुए कहा, अहमक तो खुद मारा जाता है, तुम तो दूसरों का कत्ल आम करते हो, इसलिए तुम अहमक कैसे हो गए? अलबत्ता जोशीले जरूर हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं सफदर के साथ चली जाती हूँ। जूलिया ने कहा, फिर भी मसला हल नहीं होगा। इमरान ने कहा, क्यों? अब क्या है? सफदर तो जोशीला नहीं है। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, सफदर मसलहत पसंद है, और मसलहत गोल्डन नाइट जैसे कल्बों में काम नहीं देती। उसने तो उल्टा तुम्हारा और मार्तर का बीच बचाव कराना शुरू कर देना है। इमरान ने कहा तो कमरा कहकहों से गूंज उठा। चलो, तुम्हें कैप्टन शकील पर तो कोई एतराज नहीं होगा। जूलिया भी शायद मूड में थी। कैप्टन शकील सोचता रह जाएगा कि मार्तर से क्या पूछा जाए और क्या नहीं। इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, यही मतलब है ना तुम्हारा? जूलिया ने इस बार खास लहजे में कहा तो तनवीर समेत सब साथी बेख्तियार चौंक कर उसे देखने लगे। मेरे साथ जाने का मतलब होगा कि बेचारी लौलिका को कर्नल सोबर से तलाक लेना पड़ेगी। इमरान ने जवाब दिया तो कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। अब इतने भी प्रिंस चार्मिंग नहीं हो तुम। जूलिया ने भी हंसते हुए कहा, प्रिंस तो बहरहाल मैं हूँ, चाहे फर्जी ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ होने की वजह से चार्मिंग बन जाऊंगा। इमरान ने बड़े मानीखेज अंदाज में जवाब देते हुए कहा तो जूलिया के चेहरे पर यकलक जैसे बाहर सी आ गई। वो इमरान की बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। इमरान साहब, आप अकेले जाना चाहते हैं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या कहते हैं, अकेला चना क्या भाड़ झोंकेगा, इसलिए हम सब चलेंगे। इमरान ने कहा तो सबके चेहरे बेख्तियार खिल उठे। तो फिर चलो, अब तक हम इस काम को मुकम्मल भी कर चुके होते। जूलिया ने बेचैन से लहजे में कहा, हमें गुंडों जैसे मेकअप करने होंगे, वरना हम उस मार्तर तक नहीं पहुंच सकते। इमरान ने कहा, लेकिन मिस जूलिया का क्या होगा? सफदर ने कहा, अगर रोजी रास्कल हो सकती है तो जूलिया रास्कल क्यों नहीं हो सकती? इमरान ने कहा, नहीं, ये घटिया अल्फाज मेरे नाम के साथ मत इस्तेमाल करो, समझे? जूलिया ने फनकारते हुए लहजे में कहा, तो तुम जूलिया नोबल बन जाओ, मेरा मतलब है जूलिया शरीफ। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। हाँ, ये नाम बहरहाल हो सकता है। जूलिया ने अज़बात में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन स्मिथ ने तुम्हारे सामने फोन पर बताया है कि उस क्लब में शरीफों का कोई काम नहीं है। इमरान ने कहा, तुम खौमखा की फिजूल बातें मत करो और चलो। जूलिया ने उठते हुए कहा, और उसके साथ ही सब साथी भी बेख्तियार उठ खड़े हुए। तो इमरान भी उठकर खड़ा हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद वो सब गुंडों और बदमाशों के मेकअप में कोठी में मौजूद कार में सवार होकर कोठी से निकले और गोल्डन नाइट क्लब की तरफ बढ़ने लगे। इमरान ने यहाँ पहुंचकर एयरपोर्ट से ही शहर का तफसीली नक्शा खरीद लिया था, और कोठी पहुंचकर उसने इस नक्शे को इस अंदाज में देखा था कि जैसे वो उसे हिफ्ज कर रहा हो, और यही वजह थी कि उसे मालूम था कि गोल्डन नाइट क्लब कहाँ है और उस कॉलोनी से वहां पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना होगा। कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान, साइड सीट पर जूलिया और ऊपरी सीट पर तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। फिर तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए, जिस पर जहाजी साइज का गोल्डन नाइट क्लब का बोर्ड लगा हुआ था। एक साइड पर पार्किंग थी, जिसमें तकरीबन हर मॉडल और हर कंपनी की कारें मौजूद थी। मैं कोशिश करूंगा कि बगैर किसी झगड़े के मार्तर तक पहुंच जाऊं, इसलिए जब तक मैं एक्शन में ना आऊं, तुम में से किसी ने एक्शन में नहीं आना। इमरान ने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा इमरान साहब, मिस जूलिया की वजह से वहां हमारा लाजमन झगड़ा होगा, और फिर ये झगड़ा जाहिर है बढ़ता ही चला जाएगा। कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, तो तुम लोग जाओ, मैं यहीं कार में बैठती हूँ। जूलिया ने कहा, कैप्टन शकील, तुम कार लेकर उस क्लब की उगबी तरफ सड़क पर पहुंच जाओ और कार को किसी पार्किंग में रोक देना। मैंने कंपाउंड गेट में मुड़ते हुए इस इमारत की जो सिचुएशन देखी है, उससे लगता है कि उगबी तरफ भी इसका रास्ता होगा। अगर हमें झगड़ा ना करना पड़ा तो हम उस मेन रास्ते से बाहर आकर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, और अगर झगड़ा हुआ तो उगबी तरफ से भी पहुंच सकते हैं। बहरहाल यहाँ जूलिया का अकेले बैठना भी ठीक नहीं है।
इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने कार की चाबियां कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दी और खुद नीचे उतर आया। यहाँ पार्किंग टोकन का शायद रिवाज ही ना था, क्योंकि यहाँ शायद कार चोरी किए जाने का तस्वीर ही न था। सफदर और तनवीर भी कार से नीचे उतर आए, जबकि कैप्टन शकील उतरकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। आओ, इमरान ने तनवीर और सफदर से कहा और मुड़कर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। चूंकि वो तीनों ही आम गुंडों के मेकअप और लिबास में थे, इसलिए आने जाने वाले उनकी तरफ सरसरी से नजर डालते हुए गुजर जाते थे। मेन गेट में दाखिल होकर वो हॉल में दाखिल हुए तो वहाँ वाकई वैसा ही माहौल था जैसा ऐसे क्लबों में होता है। वहाँ मंशियात का धुआं और शराब की तेज बू हर तरफ मौजूद थी। 4 मुसल्लह अफराद भी दीवारों से पुष्ट लगाए खड़े नजर आ रहे थे। औरतें भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उनकी हालत वाकई तवाइफों से भी बदतर थी। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था, जिसकी एक तरफ स्टूल पर एक लंबे बालों वाला पहलवान नुमा गुंडा मौजूद था, जबकि उसके साथ ही 2 और आदमी थे जो वेटरस को सर्विस देने में मसरूफ थे। इमरान काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। मार्थर से कहो कि नाराक से रेड टाइगर का जोजी आया है अपने साथियों समेत। इमरान ने लंबे बालों वाले से मुखातिब होकर खालिसतन बदमाशों के लहजे में कहा। रेड टाइगर? ओ अच्छा, उस लंबे बालों वाले ने चौंक कर कहा और उसके साथ ही उसने काउंटर पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान ने हाथ बढ़ाकर उंगली से लाउडर का बटन प्रेस कर दिया तो वो लंबे बालों वाला चौंका, लेकिन फिर खामोश हो गया। क्या है? दूसरी तरफ से रिसीवर उठते ही पाड़ खाने वाले लहजे में कहा गया। बोलने वाले का लहजा बेहद कड़क और तहकुमाना था। काउंटर से जैगी बोल रहा हूँ, नाराक से रेड टाइगर का जोशी अपने 2 साथियों समेत यहाँ काउंटर पर मौजूद है, वो आपसे मिलना चाहता है। लंबे बालों वाले ने तेज तेज लहजे में कहा। रेड टाइगर, नाराक, ओ अच्छा, भिजवा दो उन्हें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और इमरान के साथ खड़े हुए सफदर और तनवीर दोनों समझ गए कि इमरान ने किसी ऐसे गैंग का नाम ले दिया है जिसकी शोहरत बल्कि दहशत यहाँ यूरोप में भी छाई हुई है। लंबे बालों वाले ने रिसीवर रखा और साइड पर मौजूद एक आदमी को बुलाया। रॉकी, इन मौजूद साहिबान को बॉस के ऑफिस तक छोड़ आओ। लंबे बालों वाले ने इमरान और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से कहा और इमरान और उसके साथी अपने आप को मौजूद कहने पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वो नीचे मौजूद एक बड़े से कमरे में दाखिल हो रहे थे, जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। मार्थर भारी जिस्म का आदमी था, जिसके सर के बाल स्प्रिंगों की तरह के थे। आंखें छोटी थी, लेकिन उनमें तेज चमक मौजूद थी। चेहरे पर सफाकी थी और वो अपने चेहरे मोहरे और अंदाज से ही कोई बड़ा गैंगस्टर लग रहा था। आओ आओ बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? उनके अंदर दाखिल होते ही मार्थर ने उठकर खड़े होते हुए कहा और उसके साथ ही उसने सबसे आगे मौजूद इमरान की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम जोशी है, बिग जोशी। इमरान ने मुसाफा करते हुए कहा तो मार्थर बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी छोटी छोटी आंखें पहलकर चौड़ी होती चली गई। बिग जोशी, क्या वाकई? ओ ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि रेड टाइगर के बिग जोशी से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं तो समझा था कि लिटिल जोशी आया होगा। मार्थर ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। ये मार्शल और रोनाल्ड हैं। इमरान ने सफदर और तनवीर का तारुफ कराते हुए कहा और फिर मार्थर ने उनसे भी बड़े पुरजोशाना अंदाज में मुसाफा किया। बैठो और बिला तकल्लुफ बता दो कि तुम क्या पीना पसंद करोगे। मार्थर ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो इमरान का इंतहाई अकीदतमंद हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि बिग जोशी शराब नहीं पिया करता और ना ही उसके साथी पीते हैं, इमरान ने कहा तो मार्थर एक बार फिर उछल पड़ा। अच्छा, ओ ये तो और हैरत अंगेज बात है। बहरहाल बिग जोशी से कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, मार्थर ने जवाब दिया। इस बार इमरान ने कोई जवाब न दिया। तो फिर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ बिग जोशी की? मार्थर ने चंद लम्हों बाद कहा। कर्नल सोबर्स की बीवी लॉलिका तुम्हारे पास आती रहती है, उससे हमारी मुलाकात करा दो। इमरान ने बड़े सरसरी से लहजे में कहा तो मार्थर के चेहरे का रंग यकलक बदल गया। तुम बिग जोशी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कौन हो तुम? मार्थर का लहजा यकलक इंतहाई सर्द हो गया। क्यों? ये अहमकाना ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? इमरान ने मुंह बनाते हुए बड़े लापरवाह से लहजे में कहा। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि बिग जोशी और कर्नल सोबर्स दोनों लॉलिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन लॉलिका ने फैसला कर्नल सोबर्स के हक में कर दिया और बिग जोशी ने उन्हें चैलेंज दे दिया कि वो जब भी नाराक आएंगे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन फिर ये दोनों ही सरकारी तंजीम में चले गए।
इस तरह बिग जोजी से बच गए। और अब तुम बिग जोजी बनकर आए हो और कह रहे हो कि तुम लॉलिका से मिलना चाहते हो। मुझे पहले ही शक पड़ा था, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि बिग जोजी बिलानोश है, वो मुसलसल शराब पीता रहता है। लेकिन तुमने शराब पीने से इनकार कर दिया था, और अब तुम बताओगे कि तुम कौन हो और क्यों बिग जोजी बनकर यहाँ आए हो। मार्थर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, और आखिरी फिक्रा उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग पर चर्बी चढ़ चुकी है कि तुम बिग जोजी को धमकियां दे रहे हो। बिग जोजी को धमकियां? वाह, ये वक्त भी आना था बिग जोजी पर, इमरान ने हंसते हुए कहा। और उसी लम्हे मार्थर का हाथ तेजी से ऊपर को उठा तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल था, जो उसने मेज की खुली दराज से उठाया था। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ सीधा होता, रिट रिट की आवाज के साथ ही मशीन पिस्टल मार्थर के हाथ से निकलकर उसके उकब में जा गिरा। मार्थर चीखता हुआ उठा ही था कि तनवीर, जो साइड पर बैठा हुआ था, यकलत किसी भूखे उकाब की तरह उठकर उस पर झपटा। और दूसरे लम्हे मार्थर एक बार फिर चीखता हुआ एक धमाके से साइड की दीवार से टकराया, और दीवार से टकराकर जैसे ही वो नीचे गिरा, तनवीर ने पूरी कुव्वत से उसका चेहरा बोट के तले से रगड़ दिया, और मार्थर का सिमटा हुआ जिस्म यकलत किसी जुबा होती हुई बकरी की तरह पड़कने लगा। बस काफी है, इमरान ने तनवीर को बाजू से पकड़कर एक झटके से वापस खींचते हुए कहा, जो शायद एक बार फिर उसके मुंह पर बूट का सोल रगड़ना चाहता था। पहली रगड़ से ही मार्थर की नाक पिचक गई थी और उसमें से खून निकलने लगा था। बोलो, कहाँ है लॉलिका, बोलो। इमरान ने तनवीर को पीछे हटाकर उसकी गर्दन पर पैर रखकर मोड़ते हुए कहा, तो मार्थर के मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगी। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा इंतहाई तेजी से मसक होता चला जा रहा था। बोलो, कहाँ है, बोलो। इमरान ने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ते हुए कहा, वो बाली गई है, बाली, सोबर्स के साथ बाली गई है, जजीरा बाली। मार्थर के मुंह से चीखने के से अंदाज में अल्फाज निकले, वहां का फोन नंबर बताओ। इमरान ने पैर को झटका देते हुए कहा, तो मार्थर की हालत इंतहाई खस्ता हो गई। उसने रुक रुक कर फोन नंबर बता दिया। इमरान ने पैर हटाया और फिर झुककर हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता उसने उसके सर पर मार दिया। मार्थर की हालत पहले ही इंतहाई दगरगू हो रही थी, इसलिए एक ही जरब उसके लिए काफी साबित हुई और उसका जिस्म यकलक एक झटके से ढीला पड़ गया। सफदर, तुम और तनवीर से उठाकर कुर्सी पर डालो और इसका कोट इसकी पुश्त से नीचे कर दो, इमरान ने कहा। तो तनवीर और सफदर ने मिलकर उसकी हिदायत पर अमल किया। सफदर ऑफिस का दरवाजा पहले ही बंद करके लॉक कर चुका था। इमरान ने रिसीवर उठाया और फोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई थी, यहाँ से जजीरा बाली का कोड नंबर बता दे, इमरान ने कहा। तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोड नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। सफदर, इसे होश में ले आओ ताकि मैं इसे कन्फर्म कराऊं।